फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक एक्सक्रीशन की बात करेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन की परिभाषा में बहुत सारे बुक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, कुछ बुक्स में अलग लिखा हुआ है। वास्तव में उत्सर्जन का अर्थ है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, ये उत्सर्जन कहलाता है। जबकि इसके अलावा और भी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं या अनावश्यक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, विभिन्न भागों द्वारा शरीर से उनको बाहर निकाला जाता है। जैसे अपचित भोजन, एलिमेंट्री केनाल के द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसे फेसल मैटर कहते हैं। दूसरा, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स के द्वारा, लंग्स के अंदर जितनी भी वायु है उस वायु को बाहर निकालना, वो भी एक अनावश्यक पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर निकालना होता है, लेकिन वो उत्सर्जन नहीं है। इसके अलावा हमारी स्किन है, त्वचा से जो पसीना बाहर निकलता है वो भी उत्सर्जन नहीं है। लेकिन कई बुक्स के अंदर इस प्रकार से दे रखा है कि अन्य उत्सर्जी अंग, जिसमें स्किन है, लीवर है, लंग्स हैं, आहार नाल है, लेकिन वास्तव में ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं उत्सर्जित करते। उत्सर्जन का सीधा सा अर्थ है जब हमारे शरीर में प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात प्रोटीन का विघटन होता है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। आपको पता होगा हमारे शरीर का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है? एक जोड़ी किडनी। किडनी जो है उनकी पोजीशन होती है हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। आपने बुक्स में डायग्राम में देखा होगा किडनी की जो दोनों किडनी है उनकी पोजीशन बराबर नहीं होती, बल्कि जो लेफ्ट किडनी है वो नीचा होता है। लेफ्ट किडनी नीचा होता है, राइट किडनी ऊपर होता है, उसकी पोजीशन ऊपर होती है। उसका कारण है क्योंकि हमारी जो हार नाल है, हार नाल का जो पार्ट है आमाशय, आमाशय की जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, बाईं तरफ। इसलिए बायां जो किडनी है वो उसकी पोजीशन नीचे होती है और दाएं किडनी की पोजीशन ऊपर होती है। कई ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं हमारे मानव में, कि जिनके जन्म से एक किडनी होता है। तो आप ये सोचिए कि अगर एक किडनी खराब भी हो जाता है तो एक किडनी दोनों किडनी का काम पूरा कर लेता है, इतनी कैपेसिटी होती है उसके अंदर, एनलार्जमेंट होकर वो एक किडनी का, दो किडनी का काम जो है एक किडनी कर लेता है। तो अब किडनी का अगर एलएस देखें हम, एलएस तो देखें एलएस ऑफ किडनी, तो आप देखिए इसमें दो भाग है, स्पष्ट भाग है। आउटरमोस्ट जो पार्ट है, भारी जो भाग है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, जो भारी भाग है वो कॉर्टेक्स, और इस अंदर का जो भाग है, ये जो भाग है ये कहलाता है मेडुला। तो दो स्पष्ट भाग है, आउटरमोस्ट जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स और इनर जो पार्ट है वो कहलाता है मेडुला। मेडुला के अंदर आप देखिए जैसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, ये शेप बनी हुई है, इनको पिरामिड्स कहते हैं। और ये पिरामिड जहाँ से शुरुआत होती है इनकी सभी पिरामिड की, तो वो सब स्थान है, ये वाला जो भाग है उसे वो कहलाता है पेल्विस, ठीक है। और किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जो रक्त को किडनीज में ले जाती है, और दूसरी रीनल वेन जो रक्त को वापस लेकर आती है। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें एक जोड़ी किडनी के साथ एक जोड़ी यूरेटर्स, तो ये एक यूरेटर है, तो एक जोड़ी यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये तीन भाग हैं। तो यूरेटर जो है वो, यूरेटर का आप देखिए पेल्विस वाले स्थान पर, यहाँ से फिर ये शाखित हो गया, अनेक भागों में बट गया है, और वो भाग क्या कहलाते हैं? मेडुला पार्ट है वो, उनके अंदर जो पार्ट है ये भाग ये कहलाता है पिरामिड्स। तो जितने भी नेफ्रॉन है या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो किडनी की है या उत्सर्जी अंग की है वो कहलाती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन जो है एक किडनी में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो इस तरह से एक किडनी जोड़ी में हमारे शरीर में लगभग 40 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के 5 भाग हैं। पहला भाग है रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स के 2 भाग हैं, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस।
बोमन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी खोज की थी, और ये कप के समान होता है, कप से, इसलिए बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस। एक्चुअली में ग्लोमेरुलस क्या है? नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है, तो उसको सामूहिक रूप से ग्लोमेरुलस कहते हैं। दूसरा जो भाग है इसका नेफ्रॉन का इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डक्ट। तीसरा जो पार्ट है वो हेनले लूप। चौथा जो भाग है डीसीटी, डीसीटी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और डक्ट। और पांचवा जो भाग है वो कलेक्टिंग डक्ट। अब आप इधर डायग्राम की ओर ध्यान दीजिए, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। इसमें आप देखिए, इसका जो पहला जो भाग है रीनल कॉर्पसल्स, वो जो भाग है रीनल कॉर्पसल्स, वो ये पार्ट है, ये जो भाग है ये रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स के दो भाग हैं, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो आप देखिए ये जो कप शेप संरचना है, कप के समान संरचना, ये कहलाती है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल साइंटिस्ट का नाम है, और इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का जो जाल है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। इस बोमन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टरी अंदर आती है। जो रक्त जो आता है नेफ्रॉन के अंदर, आप देखिए इस तरह से वो इंटर होती है, प्रवेश करती है बोमन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरी। फिर ये अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो जो जाल है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। फिर यहाँ से जो निकलती है, इसमें से जो रक्त निकलता है वो कहलाती है इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी फिर आगे चलकर अनेक शाखाओं में शाखित हो जाती है। अर्थात जो इफरेंट आर्टरी है वो जैसे ही बोमन कैप्सूल से बाहर निकलती है तो निकलकर ये पीसीटी, डीसीटी और कुछ भाग हेनले लूप का, इसको चारों ओर से अपनी शाखाओं के द्वारा इसको कवर कर लेती है, या नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और वो कहलाती है वासा रेक्टा। इस वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में, क्योंकि जब सीक्रेशन होता है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के तीन पार्ट हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सीक्रेशन। और सीक्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वासा रेक्टा का, या नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप को चारों ओर से कवर किए हुए होती है, और अंत में एक मैन वेन के द्वारा, जो रीनल वेन कहलाती है, रक्त को वापस हार्ट तक लेकर जाती है। दूसरा इसका जो पार्ट है मैंने बताया पीसीटी। जैसे ही बोमन कैप्सूल से एक ट्यूब निकलती है नीचे कप से, तो ये जो अलग कलर की, येलो कलर की दिखाई है मैंने, ये पीसीटी, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डक्ट। सर्वाधिक मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन, आवश्यक पदार्थों का आरएफ से, रीनल फिल्ट्रेट से सर्वाधिक मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी के द्वारा होता है। क्योंकि पीसीटी की जो इनर लाइनिंग है, आंतरिक सतह है, वो क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा स्तरित होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा स्तरित होती है। मैंने बीच में एक मार्किंग दिखाई है व्हाइट कलर से, डॉट डॉट लाइन, इसका मतलब ये है इससे ऊपर वाला जो भाग है वो है कॉर्टेक्स पार्ट। किडनी का एलएस, से पहले मैंने आपको डायग्राम में बताया कि कॉर्टेक्स भाग के अंदर पीसीटी पूरा, रीनल जो बोमन कैप्सूल, रीनल कैप्सूल पूरा, या बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये पूरा कॉर्टेक्स भाग में, और डीसीटी का कुछ भाग कॉर्टेक्स भाग में पाया जाता है। इसका मतलब ये अर्थात ये है कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की पोजीशन हमेशा कहाँ होती है? कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर। ठीक है, नीचे वाला जो भाग है ये है मेडुला भाग, किडनी का मेडुला पार्ट है। तीसरा जो पार्ट है हेनले लूप। हेनले साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी खोज की थी, तो उसके सम्मान में इसको हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप यू से, यू आकार की एक ट्यूबुलर संरचना है, और इसमें आप देखिए दोनों जो आर्म है,
एक दूसरे के पैरेलल समानांतर है। और जो आर्म हेले लूप की जो भुजा या जो आर्म पीसीटी से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती है वो कहलाती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेले लूप। असेंडिंग लिम्ब है ये। और जो ऊपर की तरफ जाते हैं डीसीटी, ये वाला जो पार्ट है हेले लूप का, ये लिम्ब कहलाती है डिसेंडिंग लिम्ब। हेले लूप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ऑस्मो रेगुलेशन में, मान लीजिए, या जनरल जो फिजियोलॉजी है किसी भी एनिमल की, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही एक्सक्रीशन में, उत्सर्जन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में आरएफ से, आरएफ मतलब रीनल फिल्ट्रेट से पानी का रीअब्जॉर्प्शन जो किया जाता है वो हेले लूप के द्वारा ही किया जाता है। आप देखिए कि जो डेजर्ट एनिमल है, डेजर्ट एनिमल्स हैं मोस्ट, खासकर मैमल्स, तो उन डेजर्ट एनिमल्स के अंदर हेले लूप की जो लंबाई है वो दूसरे जो एनिमल है उसकी अपेक्षा बड़ी होती है, जिससे काफ़ी समय तक आरएफ इसमें रह सके और अधिक से अधिक मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन कर सके। इसकी जो आंतरिक सतह है हेले लूप की वो स्केमस एपिथेलियम के द्वारा स्तरित होती है। आप देखिए बहुत ही इसका जो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब काउंटर करंट मैकेनिज्म पे काम करते हैं, अर्थात जो असेंडिंग लिम्ब है ये पानी के लिए परमेएबल है, पानी के लिए परमेएबल है असेंडिंग लिम्ब, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो पानी के लिए परमेएबल नहीं है, इम्परमेएबल है। तो इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट होता है, ये आगे मैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन उसमें बताऊंगा, जिसकी वजह से सर्वाधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हेले लूप के द्वारा होता है, जिससे डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स में वाटर कंजर्वेशन हो सके। चौथा जो इसका भाग है वो डीसीटी, डिस्टल कोरिलेटेड ट्यूब या डक्ट। ये इसका आधा भाग मेडुला में और आधा भाग कॉर्टेक्स रीजन में होता है। इसकी आंतरिक सतह क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा स्तरित होती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, आपने सुना होगा, पहले देखा होगा या अनुभव किया होगा, सर्दियों में या फिर हम खासकर जैसे ज़्यादा छाछ पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद हमें यूरिन अधिक मूत्र बनता है और अधिक मूत्र का हम त्याग करते हैं। उसका कारण क्या है? ये सारी चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है या अधिक छाछ है, उसके इम्पैक्ट से एडीएच हार्मोन जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है, उसका स्रवण या सीक्रेशन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर? डीसीटी में कम हो पाता है, आरएफ से डीसीटी में कम हो पाता है, जिससे अधिक मात्रा में और डाइल्यूट यूरिन का निर्माण होता है। इसलिए बार बार मूत्र त्याग किया जाता है। और कहने का मतलब ये है कि एडीएच का जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है वो कहाँ पर है? डीसीटी पर। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो पानी की कमी एक सिग्नल है और उस सिग्नल वो एक उद्दीपन का काम करेगा और उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच का सीक्रेशन होगा और वो एडीएच इस डीसीटी की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाली क्यूबॉइडल सेल्स की पानी के लिए परमेबिलिटी बढ़ा देती है, जिससे आरएफ से अधिक मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो सके और शरीर में होने वाली पानी की कमी को पूरा किया जा सके। दूसरा, वासा रेखा के द्वारा डीसीटी घिरी हुई है, इसके अलावा पीसीटी भी घिरी हुई है, हेले लूप भी घिरा हुआ है। कई बार क्या होता है? सीक्रेशन, मैंने पहले बताया था कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के अंदर पहला पॉइंट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सीक्रेशन या स्रावण। तो सीक्रेशन का अर्थ यहाँ पर ये है कि वे पदार्थ जो ग्लोमेरुलस के द्वारा छने नहीं है और शरीर के लिए हार्मफुल है, अर्थात वो पदार्थ पुनः ब्लड में रह गए और यहाँ वासा रेक्टा में जो ब्लड बह रहा है उस रक्त में है और उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना
आवश्यक है। तो क्या होगा, जब ये रक्त इन वसा रेखा के अंदर गुजर रहा होता है जिसमें अनावश्यक पदार्थ है, हार्मफुल पदार्थ है, तो उन हार्मफुल पदार्थों का सीक्रेशन इस रक्त से और इस आरएफ में होता है, रीनल फिल्ट्रेट में होता है, ये कहलाता है सीक्रेशन। तो स्त्रवण की जो प्रोसेस है सीक्रेशन की, वो डीसीटी में सर्वाधिक होती है। अंतिम जो भाग है वो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों भागों में पाई जाती है। और कलेक्टिंग डक्ट की जो आंतरिक सतह है वो भी क्यूबॉइडल सेल्स के द्वारा स्तरित होती है। और एक से अधिक जो डीसीटी है, ये भी डीसीटी है, एक से अधिक डीसीटी मिलकर अंततः कहाँ मिलती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, इस कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट, सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर आगे जो यूरिन को यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक भेज दिया जाता है, जहां पर समय समय पर आवश्यकता अनुसार यूरिन को बाहर उत्सर्जित किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी जो आंतरिक सतह है या जो सेल्स हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, अर्थात नरमी या इलास्टिसिटी या ट्रांजिशनल सेल्स पाई जाती हैं। वो उन ट्रांजिशनल सेल्स के कारण यूरिनरी ब्लैडर जो है आवश्यकता अनुसार गुब्बारे की तरह फैल जाता है और आवश्यकता अनुसार पुनः छोटा या पिचक जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आपको मैं बताऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। थैंक्स।